नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि जेसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें जेसीईआरटी किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की बारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं। वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेज मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए इस वीडियो में आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो परीक्षा हुई है उसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुके हैं। तो आपको यहाँ में यूपी टेट में जो हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। आप सभी देख लीजिएगा। इसी तरह से विभिन्न राज्यों एच टेट, यू टेट, एमपी टेट सभी के प्रश्न पत्रों को हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे सारा कुछ हल करेंगे, क्योंकि उसी तरह के प्रश्न पत्र आपके यहाँ भी आएंगे। तो आप सभी जरूर एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी के अंतर्गत पूछा जाता है। चलिए पहला प्रश्न है, उर्दू की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये लिपि स्क्रिप्ट लिपि एक प्रश्न यहाँ से पक्का रहेंगे आपका। जेटेट में भी रहेगा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी लिपि से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लिपि को ध्यान में देख लीजिएगा। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भाषा और लिपि यहाँ पर जो टॉपिक है उसको हमने क्लियर कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आप सभी देख लेंगे या नहीं तो जो जुड़ेंगे उनको यहाँ पीछे की सारी क्लासेज मिल जाएगी। तो आप यहाँ से सारी क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरा किताब का मिलेगा जो कि 101% ऑथेंटिक है। और वहाँ से आपको कम प्रश्न पढ़ना है और अधिक प्रश्न आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भिड़ना है। तो आप यहाँ से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, उर्दू की लिपि है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी। उर्दू की लिपि फारसी होती है। अगला प्रश्न है, शायद पिताजी टहल कर आ चुके थे यह किस काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शायद में आ जाता है संदिग्ध। शायद में क्या आ जाता है? संदिग्ध चीज आ जाती है। ठीक है, तो शायद पिताजी टहल कर आ चुके थे यह किस काल का उदाहरण है? तो शायद जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। अगला है, गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? गुच्छा है किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, संज्ञा आपको यहाँ पर जो है टॉपिक समाप्त कर दिया गया है, संज्ञा पूरा पढ़ा दिया गया है बेसिक रूप से लेकर के उसका एमसीक्यू भी। आप सभी यहाँ से संज्ञा का नोट्स लेकर के देख लीजिएगा, उसका वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको एक भी संज्ञा यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो गुच्छा क्या होता है? गुच्छा एक समूह में होता है, इसलिए इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा में डालेंगे। गुच्छा समूह में होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें एक साथ हो जाती है, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा में डालते हैं। तो गुच्छा नाम ही होता है कि यहाँ पर एक से अधिक होगा तभी गुच्छा बनेगा, इसलिए गुच्छा जो है समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नेक्स्ट है, क्या रमन पढ़ रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। क्या रमन पढ़ रहा है यह किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है? विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वाक्य पहचानने का तरीका है कि वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक शब्द में कौन कौन आता है? प्रश्नवाचक शब्द में आ गया क्या, कब, कौन, कैसे, ये सब कुछ भी आ गया
तो आप समझिए कि प्रश्नवाचक शब्द है, और प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो वो जो होगा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसमें देखिए एक और पहचान है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर किसी वाक्य में इस तरह का चिन्ह लग गया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य में डालेंगे, तो इसका राइट आंसर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं? ठीक है, कमल किस प्रकार का शब्द है? याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा और इसका भी क्लासेज आपको यहाँ पर इंड कर दिया गया है। बहुत सारी क्लासेज आपकी जो है यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। आपको सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता है, यहाँ से सारा नोट्स और PDF आपको एक बार कंप्लीट मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं, इसको जो होता है 2 या 2 से अधिक भागों में हम लोग नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कहें लोटा, अगर यहाँ पर कहें पंकज, तो ये सभी जो है आपको स्वतंत्र है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये रूढ़ शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द यहाँ पर 2 शब्द से मिल करके बने होंगे, उसको यौगिक शब्द कहेंगे हम लोग। ठीक है, और योगरूढ़ शब्द तो वे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता है, उसको यहाँ पर योगरूढ़ शब्द से कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर कहेंगे पीताम्बर, पीताम्बर, तो पीला और जोड़ अंबर। ठीक है, राजकुमार, राज और जोड़ कुमार, तो ये एक अर्थ अलग निकलेगा। ठीक है, अलग अर्थ निकलेगा, तो योगरूढ़ में जाओगे तो ये पीताम्बर हो गया, पीला, तो ये एक विशेष अर्थ निकल रहा है विष्णु भगवान के सेंस में, तो ये योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द जो 2 से मिलकर बना है, और रूढ़ शब्द जिसका खंडन हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो स्वतंत्र होता है, रूढ़ शब्द होता है, इसलिए कमल का खंडन नहीं करेंगे, ये रूढ़ शब्द में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। ठीक है, त्रिफला में देखिए क्या होता है, याद देखिए। त्रिफला, त्रिफला में हो गया 3 फलों का समाहार, इसका विग्रह करते हैं हम लोग, 3 फलों का समाहार होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 में देखिए 3 क्या चीज़ है, ये संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक। तो जो संख्यावाचक जितने भी रहते हैं उसको हम लोग द्विगु समास में डालते हैं, द्विगु समास में। ठीक है, क्योंकि त्रिफला का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, अगर विशेष अर्थ निकलता है तो उसको बहुब्रीहि में डालते हैं, लेकिन त्रिफला में सिर्फ यहाँ संख्यावाचक निकल रहा है, इसलिए उसको द्विगु में डालिएगा। द्विगु मने द्विगु मने 2, तो ये भी संख्यावाचक, और संख्यावाचक वाली चीज़ें द्विगु में जाता है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? प्रिय पात्र, समदर्शी, प्रियदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्रियदर्शी। क्या कहते हैं उसको? प्रियदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आसान न मानने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न बहुत ही MBBI है, यूपी टेट में तो आया ही है, बाकी अन्य राज्यों के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। एहसान न मानने वाले को क्या कहते हैं, या उपकार न मानने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न इसी तरह से घुमा के रहता है। ठीक है, तो जो उपकार को मानता है उसको हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? जो किए हुए कार्य को मानता है, जो किए हुए एहसान को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है, उसको कृतज्ञ कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट, जो आसान को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसको हम लोग कहते हैं कृतधन। क्या कहते हैं? कृतधन। तो दोनों में याद रखिएगा, कृतज्ञ और कृतधन दोनों में यही अंतर है, ये किए गए उपकार को मानता है, ये किए गए उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय को देख लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के ही आपको जाना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय को आप सभी देख लेंगे। उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो समाप्त कर दिया गया है, फिर भी यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय अगर देखना हो तो सबसे पहले जो वाक्य दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। चिरायु में क्या होगा? चीर, चीर जोड़ आयु होगा। क्या होगा? चीर जोड़ आयु होगा ना। अब ये प्लस जो है आपको मेन सेंटर है, अब प्लस के पहले वाला जो पहले आया उपसर्ग और जो बाद में आया प्रत्यय। ठीक है, तो चिरायु में प्रत्यय अगर पूछेगा कौन है,
तो आयु बोलना है। और चिरायु में उपसर्ग अगर पूछेगा कौन है तो चीर बोलना है, जो पहले लगा उपसर्ग और जो बाद में लगा प्रत्यय। तो चीर उपसर्ग है, आयु प्रत्यय है। पूछा आपसे उपसर्ग है तो आंसर यहाँ देखिए चीर है डी में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत जोड़ आदि, इत जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि कौन होगा? ठीक है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि। क्या होगा? इति जोड़ आदि होगा सही संधि विच्छेद। वर्णमाला कहते हैं शब्द को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्णमाला के नाम से जानते हैं। उलट फेर होना का अर्थ है, उलट फेर होना का अर्थ है हिंसा होना, करवट लेना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, परिवर्तन होना। ठीक है, तो उलट फेर होना का अर्थ क्या है? हिंसा होना, करवट लेना, अपेक्षा के विरुद्ध होना, परिवर्तन होना। ठीक है, उलट फेर होना का मतलब क्या हो जाना? परिवर्तन हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। तो उलट फेर होना मतलब परिवर्तन होना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का विलोम शब्द है समृद्धि, अराग, विराग कोई नहीं। ठीक है, तो अनुराग का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो अनुराग का उल्टा हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमला, वाणी, शारदा, वीणा पानी कौन नहीं है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वाणी तो हम लोग यहाँ पर सरस्वती को ही कहते हैं, शारदा भी सरस्वती को ही कहते हैं, वीणा पानी भी सरस्वती को ही कहते हैं, लेकिन कमला जो है सरस्वती को नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कमला जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, भागीरथ का पर्यायवाची शब्द है, भागीरथ का पर्यायवाची शब्द है गंगा, सरिता, यमुना, निर्झरनी कौन है? कौन जो है पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, तो भागीरथ का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? यहाँ पर गंगा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों को भी देखेंगे किस तरह से आया है, क्योंकि यहाँ पर हमें पात्रता परीक्षा पास करना है तो विभिन्न राज्यों का हमें देखते रहना होगा। तो हम सभी तरह का यहाँ पर पूरी तैयारी करवा रहे हैं, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सारा नोट्स और PDF यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। अभी तक का सबसे अच्छा हैंड रिटेन नोट्स यहीं से आपको मिल रहा है, जो कि JCERT का क्लास 6 to 10 तक का आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। धन्यवाद।